मेंटली मेरी मुझे निचोड़ कर मेरी जान ले लेगा, मैं पागल हो जाऊंगा शायद। और ऐसा हुआ था, बीच में मुझे लगा कि मैं पागल हो रहा हूँ। एक ढंग का रोल मिला और नौटंकी शुरू। आज देखते हैं ऐसे ही 8 एक्टर्स जिनको रोल क्या मिला, उनको लगने लगा कि वो पागल हो रहे हैं। तो लिस्ट स्टार्ट करते हैं नई नवेली फिल्म से, जो कि है गोट लाइफ। पृथ्वीराज ने इतना खतरनाक ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया था, फिल्म में जो कैरेक्टर का हाल था वो पूरा का पूरा पृथ्वीराज पे दिख रहा था। और ऊपर से इसे ये करना ही पड़ता क्योंकि ये फिल्म तुरंत के तुरंत नहीं बन गई थी। इसको बनने में 15 से 16 साल लग गए थे। ये खुद ही बता रहा है कि ये एक अलग ही इंसान था जब फिल्म स्टार्ट हुई, और अब जाकर जब खत्म हुई पूरा चेंज हो गया था। Including Joaquin Phoenix for Joker. Yeah. And he spoke about his journey, but that was around 23 kgs that he lost. How much did you lose? I lost 31 kilos. और पृथ्वीराज का सबसे बड़ा डर ये ही था कि कल को ये फिल्म रिलीज होती है, लोग देख लेते हैं और सीधा ये जज ना कर दे कि कोई नया फ्री और डेडिकेटेड एक्टर होता तो ज्यादा अच्छा रहता। इसने अपनी जी जान लगा दी। पहले तो वेट बढ़ा दिया ताकि जब फिल्म के एंड तक ये एकदम दुबला पतला हो जाए तो बहुत ही बड़ा चेंज दिखने लगे। My biggest worry was someone going up to Blessy and saying, you should have maybe cast somebody who was not so busy or something, who could have given more time to the film so that he could really invest himself more. किसी और ने भी तो ट्रांसफॉर्मेशन किया था और वो था उससे भी बुरा। बहुत मेनस्ट्रीम हो गया। अब चलो उल्टी साइड पे। 7 नंबर पे है डांसर इन द डार्क, और इसकी एक्ट्रेस का नाम लेते लेते ही पसीने छूट जाएंगे, जो कि है My name is Björk. मैं भी ट्राई कर लेता हूँ, ब्यर्क। उतर आया ना औकात पे। ये फिल्म लार्स वॉन ट्रियर की है, और जितनों को भी उसका नाम पता है जानते हैं कि वो एक नंबर का सन की आदमी है। फिल्म नहीं बनाता है, अपने क्रू को टॉर्चर कर देता है, और ये उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। ये बेचारी तो सिंगर थी, गिन चुन के 5 फिल्म की है, जिसमें से गलती से इसने ये फिल्म साइन कर ली। इतना बुरा इसका एक्सपीरियंस था। सेट का माहौल इतना ज्यादा डार्क और डिप्रेसिंग हो जाता था, ये तय कर ली कि आज के बाद तो मैं फिल्म ही नहीं करूंगी, और लार्स वॉन ट्रियर का तो मैं मुंह भी नहीं देखूंगी। तो अगर कोई दिन आपका बहुत अच्छा जा रहा है, खुश हो, तो ये फिल्म देख लो, बहुत खतरनाक डिप्रेशन में जाओगे। और 6th फिल्म है द डार्क नाइट। सबको पता चल गया होगा कि ये तो आने ही वाला है। ऊपर से हीथ लेजर ने जो जोकर बनाया, इसके बाद तो हर एरा गैरा बैठे बैठाए खुद को इसी लेवल का विलन समझने लग गया था। जो विवेक ओबरॉय ने काल परफॉर्म किया है, वो हीथ लेजर का जोकर जो बैटमैन में परफॉर्म किया था वैसे है। किसी को भी ये दिखाना है कि उसने एक्टिंग की है तो इसका ही मेथड चिपकाने लग जाएगा। कायरों को मैं शक्ल से पहचान लेता हूँ। इस बंदे ने क्या किया था, होटल में अपने आप को बंद कर लिया, बाहर के लोगों से रिश्ता नाता भी खत्म कर दिया। जोकर की मेंटेलिटी में ये घुस रहा था और ये सोच रहा था कि किस तरीके से जोकर को जस्टिफाई कर सकते हैं। ये उसको समझने की कोशिश कर रहा था, जिसके वजह से इसके ऊपर भी बहुत भारी असर पड़ने लग गया। स्टार्टिंग में तो जो जोकर का मेकअप था, मेकअप डिपार्टमेंट ने ही इसके ऊपर किया। उसके बाद ये खुद ही अपने हाथों से करने लग गया था, और जो वीडियोस जोकर बैटमैन को भेजता है वो भी धीरे धीरे ये खुद ही रिकॉर्ड करने लग गया था। शायद इस लिस्ट में सबसे फेमस नाम यही होगा, क्योंकि सबको पता है इतना लेजेंडरी रोल देने के बाद भी ये बंदा अपनी सक्सेस देख नहीं पाया। पर एक चीज अच्छा हुआ कि इस रोल को हर कोई आज तक याद रखता है। The Oscar goes to Heath Ledger in The Dark Knight. 5th पे आती है लेजेंडरी फिल्म पान सिंह तोमर। अब इरफान खान की एक्टिंग के बारे में तो मैं नहीं बताऊंगा, तो भी हर किसी को पता है क्या लेजेंडरी लेवल की होती है। पान सिंह तोमर कोई अलग नहीं थी। और एक तो यूं बटन दबा और यूं मशीन में से निकले एकदम मुलायम सॉफ्टी। पर एक चीज ये अलग थी, इसमें फिल्म का बजट बहुत कम था। ये कई टाइम तक प्रोडक्शन में अटकी थी, हट जाओ, रिलीज भी नहीं हो पा रही थी। यही तो दुर्भाग्य है। फिर भी ऐसी फिल्म के लिए जो लेवल का डेडिकेशन दिखाया, आप उनको बोलना 4 मिनट के अंदर पहुंच गए। वो कई लोग तो बड़े बड़े स्टार भी नहीं कर पाते हैं। मैंने पंगा ले लिया क्योंकि अब ये होगा नहीं। इरफान खान ने बाकी किसी खान की तरह सिर्फ मार्केटिंग स्टंट नहीं किया था इसमें, ये स्टोरी ही थी ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर। एक एथलीट जो कैसे धीरे धीरे बागी बन जाता है, उसकी कहानी थी। तो इसीलिए एक्टर ने अच्छी खासी ट्रेनिंग ली। पहले मिलिट्री लेवल का अपने आप को बनाया, एथलीट लेवल का रनिंग ड्रिल करने लग गए, और उसके बाद कई सारी इंजरी भी हुई। इसीलिए इरफान खुद इस रोल को सबसे टफेस्ट बोलते हैं अपने करियर का। सबसे अजीब बात एक देख लो कि उसी साल और किस तरीके की फिल्म आई थी।
ये फिल्म मेरे लिए बहुत अहम फिल्म है। हीथ लेजर जैसा ही यहाँ भी इतना बड़ा दुख ये है कि कई सारे अच्छे परफॉर्मेंस जो मिल सकते थे वो कभी मिलेंगे नहीं। बेस्ट एक्टर अवार्ड गोज टू पान सिंह तोमर के लिए इरफान। ट्रांसफॉर्मेशन की बात हो ही गई है तो आते हैं 4th नंबर पे गैंग्स ऑफ न्यूयॉर्क। डीडी लुइस तो ऐसे भी फेमस है कैरेक्टर में घुस के पूरा का पूरा तेल निकाल लेने के लिए। और जब मार्टिन स्कॉर्सेसी ने सर पे हाथ क्या रखा ये तो बौरा गया था। ये सोच लिया कि अब सीधा असली का गैंगस्टर बन ही जाएगा। पूरे सेट पे आतंक मचा के रख दिया। कभी भी ढंग से किसी से बात नहीं करता, कैरेक्टर से बाहर ही नहीं आ रहा था और हर चीज को पीरियड एक्यूरेट करने के पीछे सनका हुआ था। यहाँ तक कि इसकी जब तबीयत खराब हो गई, निमोनिया हो गया, तब भी ये क्या बोल रहा था, इलाज करवाऊंगा तो वो पीरियड एक्यूरेट नहीं होगा। निपट जाता ये वहीं के वहीं। अगर सिर्फ पैसों से लोगों की जान बच सकती थी तो अमीर आदमी कभी मरते नहीं थे। ये सब सुन के तो स्कॉर्सेसी के मुंह बोले बेटे की फटके 4 हो गई। उसको याद आने लग गया कि एक्टिंग के नाम पे तो हमने बस पेंटिंग ही बनाई है। फिल्म रिलीज होने के बाद तो मिक्स रिएक्शन ही थे, पर इसके रोल को सब लोग ने तारीफ किया और इसकी सनक कम होने के बदले सिर्फ बढ़ते ही गई। ये मेथड एक्टिंग का भूत इसके ऊपर जो चढ़ा हुआ था अकेले तक नहीं रखा, इसकी पत्नी को भी कहीं ना कहीं लग गया। तीसरे नंबर पे है पोजेशन। आजकल के ऑब्सेशन देखने वाले लड़का लोग क्या जानेंगे कि पोजेशन क्या थी। इसकी एक्ट्रेस इसाबेल अडजानी जो इतनी खतरनाक परफॉर्मेंस दे दी थी, बड़े बड़े लोग की फटके हाथ में आ जाएगी। ये थी साइकोलॉजिकल हॉरर, एक ऐसी औरत के बारे में जिसका हर कुछ बर्बाद होते जा रहा है। इसके डायरेक्टर ने अपने पर्सनल लाइफ से इसके लिए इंस्पिरेशन लिया। खुद भी वो बहुत ही बुरे डिवोर्स से गुजर रहा था उस टाइम पे और उसके लाइफ में जो भी पेन था वो सीधा स्क्रिप्ट में डाल दिया और इतना पेनफुल बना दिया। ये साइकोलॉजिकल हॉरर जो लोग देखते थे वो लोग सह नहीं पा रहे थे। इसने एक्ट्रेस को ऐसे ही सेलेक्ट किया था कि जो इतनी सुंदर रहे आदमी नजर ना हटा पाए, पर उसके साथ जो जो चीज हो कि आदमी देख भी ना सके, जिसका फेमस एग्जाम्पल है ये सबवे वाला सीन। पूरा मैं नहीं बताऊंगा, पर अगर जिसने देखा है वो समझ सकता है कितना ज्यादा डिस्टर्बिंग हो जाता है ये सब चीज। और इतना ही डिस्टर्बिंग हो गया था ये सब कुछ इसाबेल के लिए। कई टाइम तक वो एक्टिंग पे ढंग से फोकस नहीं कर पा रही थी। थेरेपी की भी जरूरत पड़ गई थी उसे, इस लेवल तक का ट्रॉमा हो गया। और ये सब झेलने के बाद उसको कैरेक्टर से बाहर आने में भी टाइम लग रहा था। ये तो फिर भी ठीक है, अगले केस में तो देखेंगे हम लोग कि उसे कैरेक्टर से बाहर आने में कितना ज्यादा प्रॉब्लम हुआ। दूसरी फिल्म है कम एंड सी। ये रशियन वॉर फिल्म इतनी ज्यादा रियलिस्टिक है और इतनी ज्यादा ट्रॉमेटाइजिंग, अगर किसी ने अभी तक नहीं देखा है तो बहुत ज्यादा जल्दी मत करना, क्योंकि देखने के बाद तुम लोग इससे उभर नहीं पाओगे। शायद उसी तरह जैसे 14 साल का एलेक्सी जो इसका लीड एक्टर बन गया और क्या क्या ट्रॉमा झेलना पड़ा था उसे। ये वॉर फिल्म बाकी से बहुत अलग होने वाली थी, क्योंकि इसको सिनेमैटिक तरीके से वॉर को नहीं दिखाना था, बल्कि ब्रूटल और रॉ तरीके से। इस वजह से जितने भी ब्लास्ट थे, गोलीबारी थी, आग लग रहा था, ये हर एक चीज रियल हो रहा था। और डायरेक्टर की ऐसी सनक थी कि उसे कोई चाइल्ड एक्टर नहीं चाहिए था, कोई जाना पहचाना चेहरा नहीं, ऐसा चेहरा चाहिए था जिसे आज तक कोई नहीं देखा है। तो अपना एलेक्सी बेचारा जो नॉन एक्टर था वो इस तरीके के एनवायरनमेंट में फेंक दिया गया। फिल्म के स्टार्ट में ही अगर देखोगे तो इसका चेहरा एक मासूम बच्चे की तरह दिखता है, जो कि एंड तक जाते जाते बहुत ही ज्यादा उम्र वाला लगने लगता है। प्रोस्थेटिक और मेकअप तो था इसमें, पर जो माहौल का स्ट्रेस, एनवायरनमेंट का इतना एंजाइटी और जो ये प्रेशर इसने इतने साल झेला, उसके वजह से इसके ऊपर असर दिखने लग गया था। सुनने में ये भी आता है कि इसको हिप्नोटाइज कर दिया गया था ताकि ये धीरे धीरे करके ये सारे इफेक्ट को भूल जाए। पता नहीं कितना सच है, पर ये सच है कि इस फिल्म के बाद लगभग 10-15 साल तक ये कोई फिल्म नहीं किया, वापस जाकर अपनी पढ़ाई पूरी किया, फिर बाद में अपने करियर के बारे में सोचा। अगर ढंग से नहीं हैंडल किया जाता तो पता नहीं करियर तो छोड़ो क्या क्या ये खो देता। और पहले नंबर पे है पियानिस्ट। मैं ये क्लियर कर देना चाहता हूं कि इस रैंकिंग के हिसाब से ऐसा नहीं है कि एक एक्टर ने दूसरे से कम मेहनत की।
बस ये कह सकता हूँ कि ये मेरी पर्सनल लिस्ट है और मुझे जो स्टोरी ज्यादा शॉकिंग लगी उस हिसाब से मैं बताते जा रहा हूँ। पियानिस्ट जितनों ने भी देखी होगी उनको पता है ये बहुत ही ज्यादा डिस्टर्बिंग फिल्म्स में से एक है। एक बार देखना ही बहुत ज्यादा हो जाता है, बार बार नहीं देख सकते। और एड्रियन ब्रोडी की परफॉर्मेंस ऐसी लगती है कि वो एक्टिंग नहीं कर रहा है, वो बस कैरेक्टर बन चुका है। उसे जब ये रोल मिला वो तभी समझ गया कि इसके लिए नॉर्मल एक्टिंग नहीं चलने वाली है, उसको कैरेक्टर को जीना होगा वरना ऑडियंस स्क्रीन पे देख लेगी। उसने क्या किया, हॉलोकास्ट सर्वाइवर के जैसी अपनी जिंदगी बनाने के लिए पहले तो हर एक चीज खोने लग गया। पहले अपना घर छोड़ दिया, कार बेच दिया और फोन को डिस्कनेक्ट करके अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, हर किसी से दूर चला गया और पहली बार पूरी तरीके से आइसोलेशन में प्रिपेयर करने लग गया। डायरेक्टर रोमन पोलांस्की ने एक बात क्लियर कर दी थी कि उसे ऐसा कोई एक्टर नहीं चाहिए जो खाली कीबोर्ड के कीज दबाता रहे और अच्छे से पियानो ना बजा पाए। उसे पूरी तरीके से एक पियानिस्ट कैमरा के आगे चाहिए था। एड्रियन ब्रोडी ने वही कर दिया। वो पियानो सीखने चला गया, परफेक्ट होने के बाद ही आया। और इस फिल्म की स्टोरी भी ऐसी है, एक आर्टिस्ट जो धीरे धीरे करके हर चीज खोने लगता है। तो उस कंडीशन में आने के लिए एड्रियन ब्रोडी ने 14 किलो तक वजन घटा दिया। ये सब चीज करने के बाद उसे ऑस्कर तो मिल गया, पर इस कैरेक्टर से छूटना मुश्किल होते जा रहा था। उसे यहाँ तक कि डिप्रेशन जैसी फीलिंग भी महसूस होने लग गई। थैंक यू रियली। यहाँ तक कि ब्रूटलिस्ट भी, जो ऐसे ही हॉलोकास्ट सर्वाइवर के ऊपर है, उसके लिए उसने इतनी एक्सट्रीम प्रिपरेशन नहीं की। एक बार वो झेल चुका था, वापस वहां नहीं जाना चाहता था। And the Oscar goes to Adrian Brody. स्क्रीन पे आना, एक्टिंग करना, कुछ डायलॉग्स बोलकर चले जाना, ये तो हर कोई कर सकता है, पर उस कैरेक्टर के अंदर घुसना, उसकी लाइफ को फील कर कर उसे जीना, ये हर किसी के बस की बात नहीं। Says he who thinks he can and he who thinks he can't are both usually right.